बुद्ध ने भिक्षुणी संघ स्थापित करके एक ओर महिलाओं के मुक्ति का द्वार खोल दिया, तो दूसरी ओर ज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनको अधिकार प्राप्त करके पुरुषों के समान, पुरुषों के दर्जे पर आकर के खड़ा कर दिया। बुद्ध ने स्त्रियों के, लड़कियों के महत्ता को समझाते हुए मल्लिका को कहते हैं कि स्त्री बुद्धिमती होती है, शीलवती होती है और सेवा के सर्वभाव से परिपूर्ण होती है। और तो और जिस पुरुष ने स्त्रियों को हीन बनाया, नीच बनाया, उस पुरुष को स्त्रियां ही पैदा करती है और स्त्रियां जो पुत्र पैदा करती है वो आगे चल करके चक्रवर्ती महाराज बनता है। ये महत्व है भारत के नारियों का। सबसे पहले मैं आज के परम पावनी त्रिविध वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बधाई और मंगल कामना करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध पृथ्वी पर के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी थे। बुद्ध ने जो संगठन बनाया था, भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ, उस संगठन के आधार पर, उस संगठन के द्वारा तथागत बुद्ध ने स्वतंत्रता, समानता और मैत्री का आधार बना करके समाज में व्याप्त समस्त गैर बराबरी को दूर करना उनका लक्ष्य था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्ध का स्थापित धम्म एक सामाजिक सिद्धांत था और बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े और प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी थे। जिस समय बुद्ध का आंदोलन चल रहा था, उस समय और उसके पूर्व हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पूर्व के सामाजिक स्थिति में महिलाओं को दासी के जैसा समझा जाता था, उनको बुद्धिहीन माना जाता था, नीच माना जाता था, उनकी मैत्री झूठी मानी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें नरक की ओर जलने वाला प्रदीप कहा गया। वैसी परिस्थिति में तथागत बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिलाओं को, स्त्रियों को गुरु, शिक्षक, उपदेशक और भिक्षुणी बनने का अवसर प्रदान किया। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ स्थापित करके एक ओर महिलाओं के मुक्ति का द्वार खोल दिया, तो दूसरी ओर ज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनको अधिकार प्राप्त करके पुरुषों के समान, पुरुषों के दर्जे पर आकर के खड़ा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को अनंत से भी आगे जाने का मौका दिया। ये बुद्ध की सबसे बड़ी उस समय के सामाजिक क्रांतिकारी थी, जबकि वो उस समय महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। बुद्ध ने ऐसा उस समय समाज में प्रचलन था कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारिणी नहीं होती, यहाँ तक कि यह माना जाता था कि स्त्रियां पुरुषों के मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती थी। लेकिन बुद्ध ने स्त्रियों को अरहत्व और निर्वाण प्राप्ति का अधिकारिणी घोषित किया। सोमा, भिक्षुणी सोमा और मार के संवाद से ये पता चलता है, मार एक दुष्ट मन स्थिति का प्रतीक है। वह दुष्ट अपना मन भी हो सकता है और दूसरा आदमी भी हो सकता है। मार भिक्षुणी सोमा से आकर कहता है कि स्त्रियों की बुद्धि बहुत संकीर्ण होती है, उनकी बुद्धि 2 उंगलियों के बीच में ही सीमित होती है, इसलिए स्त्रियां निर्वाण की अधिकारिणी नहीं होती है। तब भिक्षुणी सोमा उत्तर देती है कि तुम्हें यह किसने बताया कि स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता? जिसका मन निर्मल हो गया,
जिसका मन के आश्रमों का परिहरण परिमार्जन हो गया, जिसका चित्त निर्मल हो गया, जिसने प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, जिसने धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो गया, उसके मार्ग में, उसके निर्वाण के मार्ग में भला स्त्रीत्व कैसे बाधा हो सकती, उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये बातें उनको बता जिन्हें इस बात का अहंकार हो गया है कि मैं पुरुष हूं, वो स्त्री है या वो और कुछ है। तो इस प्रकार कई ऐसी थेरी गाथा की भिखुनियां, थेरी गाथा एक ऐसा साहित्य है बौद्ध जगत में जिसके जोड़ का स्त्री के उन्नति और मुक्ति के संदर्भ में विश्व में कोई ऐसा इतिहास नहीं है। थेरी गाथा की जो भिखुनियां हैं, वो कई ऐसी भिखुनियां हैं जो अरहत्व को पाई है, निर्वाण को पाई है। तो इस प्रकार के तथागत बुद्ध ने जो स्त्रियों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुला, वह अपने आप में एक उदाहरण है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जब राजा प्रसेनजित की महारानी मलिका को पुत्री पैदा होता है तो राजा अप्रसन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उस समय बुद्ध ने स्त्रियों के, लड़कियों के महत्ता को समझाते हुए मलिका को कहते हैं कि स्त्री बुद्धिमती होती है, शीलवती होती है और सेवा के सर्वभाव से परिपूर्ण होती है। और तो और जिस पुरुष ने स्त्रियों को हीन बनाया, नीच बनाया, उस पुरुष को स्त्रियां ही पैदा करती है और स्त्रियां जो पुत्र पैदा करती है वो आगे चल करके चक्रवर्ती महाराज बनता है। ये महत्व है भारत के नारियों का। ऐसा कहने वाला भारत में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध हुए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत की धरती में अगर कोई महान और महामानव पैदा किया तो अब तक बुद्ध के जोड़ का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। हम भारत में रहते हैं, भारत के गांव में, भारत के सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों से संबंधित कई प्रकार के कहावतें हैं, लेकिन बुद्ध स्त्रियों के बारे में क्या कहते हैं? सिगालोवाद शुद्ध में सिगाल को समझाते हुए बुद्ध कहते हैं कि पत्नी की पूजा की जानी चाहिए। पत्नी को 5 बातों से पूजा की जानी चाहिए। पूजा का मतलब होता है आदर, सम्मान, उसकी आवश्यकता की हर चीज को पूरा करना। ये 5 बातें हैं कि पत्नी को सम्मान करना चाहिए, पत्नी को अपमान नहीं करना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पत्नी की आवश्यकता का ख्याल करना चाहिए और उसके सुख सुविधा की सारे सामग्री को उसको उपलब्ध कराना चाहिए। तो तथागत बुद्ध जहां हम पत्नी को एक दूसरे दर्जा का व्यक्तित्व मानते हैं, उसको हम पूरा अंग मानते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि स्त्री अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व है, उसका एक पूर्ण अस्तित्व है, वह एक पूर्णांगी है, उसका एक अलग महत्व है, अस्तित्व है। हम भारत के लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी, वामांगी और अंग्रेजी में बेटर हाफ कहते हैं। ऐसे कहते हुए हम अपने पत्नियों को दूसरे से परिचय कराते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो स्त्रियां, जो देश, दो समाज बुद्ध के संपर्क में आया, जो बौद्ध देश है, विश्व में बौद्ध देश है, वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो अपने स्त्रियां को अर्धांगिनी, वामांगी और बेटर हाफ नहीं कहते हैं, वो अपने समान दर्जा देते हैं। क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत का जो सार है वह इक्वलिटी है, वह फ्रेटर्निटी है और इससे भी बढ़कर के मैत्री है। मैत्री वह शब्द है जिसका कोई दूसरी भाषा में शब्द का अनुवाद नहीं हो सका। बाबा साहब ने इसी मैत्री को भारत के संविधान के प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी कहा। और बौद्ध देश की महिलाएं भी अपने आप को समानता और मैत्री के स्थान पर स्थापित करके गौरवान्वित महसूस करती है और पुरुषों से किसी भी कीमत पर वो नीचे नहीं समझती है। यही कारण है
कि बौद्ध देश की जो स्त्रियां होती है वो पति के नाम का कोई सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है, या पति, पुत्र और भाई के नाम पर कोई व्रत त्योहार नहीं करती है। तो अगर हम भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, भारत में बुद्ध धर्म के फिर से हम जलवा दिखना चाहते हैं, तो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, उपासिकाएं हैं, उनको भी उसका अनुकरण करना चाहिए और अपने आप को समानता के स्तर पर स्थापित करना चाहिए। तो इस प्रकार बुद्ध जो है महिलाओं के क्षेत्र में जो आंदोलन चढ़ाया, जो महिलाओं के उन्नति और मुक्ति के लिए जो द्वार खुला, उसी बात को बुद्ध के बाद के आगे के विद्वानों ने, बहुजन नायकों ने आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में महिलाओं के उन्नति के लिए जो आर्टिकल बनाए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 और जो फंडामेंटल राइट्स है और भी जो अनेक प्रकार के प्रावधान है, वह महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देता है। और उसी का परिणाम है बुद्ध के द्वारा 2500 साल आज से चलाए गए आंदोलन का ही परिणाम है कि आज भारत की महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची है। इसलिए मैं अपील करता हूं पुरुषों से और महिलाओं से भी कि जो हमारे समाज में नाना प्रकार के गैर बराबरी है स्त्रियों से रिलेटेड या स्त्रियों से संबंधित जो नाना प्रकार की कहावतें हैं, उन कहावतों को भूल करके स्त्री को सम्मान करना चाहिए, स्त्री को मान करना चाहिए और स्त्रियों को अपने घर के पुरुषों के साथ मिल करके इस मिशन को, इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और इसको इस तरह से विकसित करना चाहिए जैसे थाईलैंड में, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म देखने को मिलता है, वैसे भारत में भी देखने को मिले। तो चूंकि मुझे 10 मिनट का ही समय दिया गया है, इसलिए मैं अपने बात को यहीं से समाप्त करते हुए अंत में एक अपील करते हुए कि बुद्ध को अधिकतर लोग धार्मिक नेता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जिस दिन भारत के लोग यह समझ जाएंगे कि बुद्धिज्म इज ए सोशल गॉस्पेल, बुद्धिज्म जो है एक सामाजिक सिद्धांत है, उस दिन भारत बुद्धमय हो जाएगा और बाबा साहब का सपना भी हो जाएगा बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत का मतलब होता है प्रबुद्ध भारत, ऐसा प्रबुद्ध भारत जहां स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं हो, जहां पुरुष में कोई भेद नहीं हो, जहां जाति नहीं हो, जहां वर्ण नहीं हो, जहां पर छुआछूत नहीं हो, सभी प्रबुद्ध हो, सभी ज्ञानी हो और सभी प्रज्ञाशील हो, सभी शीलों से परिपूर्ण हो, शील में प्रतिष्ठित हो, अधिष्ठित हो। और ऐसे भारत में हम इस समाज को ऐसे ऊंचा उठाएंगे जो सचमुच में विश्व गुरु को पुनः स्थापित करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।